राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था कि जी ये मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि किसी एक का ही वजूद रहेगा, और कल असेंबली के इजलास में बिलावल साहब ने बड़ा वाज़े ये कहा कि मुल्क किसी एक का नहीं है बल्कि सबका है। मुस्लिम लीग नवाज का तो वतीरा ही यही रहा है। ये 1997 की ये जो है दोहराया जा रहा है 1997, अगर आप देखें इन रिट्रोस्पेक्ट तो एग्जैक्टली वही दोहराई जा रही है। हैदर वहीद साहब, आपको ये पूरा मामला क्या समझ आ रहा है? कानूनी पहलू जिसका है, आईनी जरा समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में कि माजी की जो केसेस हैं ये उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेड हो सकता है या सिर्फ फ्यूचर के लिए होगा? इसकी तो लैंग्वेज बहुत क्लियर है कि क्लियरली इंटेंशन यही है कि माजी में भी जो भी 184(3) में, डायरेक्ट पिटिशन में, सो मोटो में जो भी फैसले हुए हैं उसकी एक अपील जो है वो इस बिल के कमेंस होने के 30 दिन के अंदर तक फाइल हो सकेगी। अगर आप सिस्टम में मौजूद होते, अपना किरदार बतौर ऑपोजिशन पार्लियामान में अदा करते तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं था? ये हुकूमत जब से आई है आप देख रहे हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, यानी माशी तौर पर तो बिल्कुल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था राना सनाउल्लाह साहब ने और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, जिसके बाद काफी तनकीद का उनको निशाना बनाया गया, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने कहा जी ये इस मुल्क को इस नहज तक ले आए हैं कि एक ही का वजूद रह सकता है। मुझे पता है इनकी क्या हैसियत है, किसी और के जोर से बोल रहे हैं ना, इनकी तो अपनी कोई हैसियत नहीं है। जहाँ से बोलते हैं बहुत अफसोस है, यानी एक वजीर दाखिला अगर इस किस्म की बात करता है तो डायरेक्ट कत्ल की धमकियां हैं, ये नहीं सिर्फ इमरान खान को नहीं, उसकी पूरी लीडरशिप को धमकियां दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद है। नाज़रीन, एक साल पहले इसी मार्च के महीने में आपको याद है कि क्या हो रहा था? मैं याद करवाती हूँ। इसी मार्च के महीने में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब 150 रुपये फ़िल्टर मिलने वाले पेट्रोल, 60 रुपये किलो मिलने वाले आटे, 65 रुपये मिलने वाली चीनी और वह तमाम अशिया ज़रूरियात जिनकी कीमत में आज 100% इजाफा हो चुका है, उस महंगाई के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च कर रहे थे। और उस वक्त की अशिया खुरोनोश की कीमतों पर बाकायदा वावेला मचाया जा रहा था और कौम को बताया जा रहा था कि आज जिस मुश्किल में है पाकिस्तान उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। मगर फिर वक्त बदल गया, हुकूमत बदल गई, ऑपोजिशन का दाव चल गया, महंगाई के पैमाने बदल गए और 100 गुना महंगाई होने के बाद भी एक साल पहले महंगाई मार्च करने वालों के कानों पर जूं तक नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज IMF को दावत दी जा रही है कि हुजूरे वाला आप हुक्म करें, सिर्फ हुक्म करें और बताएं कि करना क्या है। क्या कहना है आज के हमारे वजीर खारिजा का, ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, मामला सिर्फ वजीर खारिजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी तक ही नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा सा जहनों पे जोर डालें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो सियासी प्रेम कहानी है किसी से ढकी छुपी नहीं है। पता नहीं पिछले एक साल से नून लीग को पीपल्स पार्टी को याद ही नहीं आ रहा कि उन्होंने तो पेट फाड़ कर करप्शन का लूटा हुआ पैसा निकालना था। आज के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किसी को शायद सड़कों पर घसीटना भी था। क्या बिलावल जरदारी और मरियम नवाज साहिबा को भी कुछ याद नहीं है? ये ज़रा सुनिएगा। अच्छा, ये जो माजी है ना, ये आज की मुत्तहिदा और मौजूदा हुकूमत का माजी है, जिसे देख कर और सुन कर बखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ पता नहीं कि कब ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाए। मगर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इमरान खान मुल्क की सियासत को जहाँ ले आए हैं उसके बाद या तो हम रहेंगे या वो रहेगा। क्या कहना था राना साहब का, ज़रा सुन लीजिएगा। अच्छा, अब इस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब ने ही राना सनाउल्लाह साहब को आईना दिखाया है। क्या कहना था, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। जी, तो ये पूरी सूरत हाल है जो आपने देखी इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत की, जो बुलंदोबाग दावे तो कर रहे हैं लेकिन अमलन आप देख रहे हैं कि जो हो रहा है आपके सामने है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हैदर वहीद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब आपका भी वक्त देने के लिए। हैदर साहब, मैं आपकी इजाज़त से लतीफ़ खोसा साहब से शुरू करना चाहूँगी। लतीफ़ खोसा साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था कि जी ये मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि किसी एक का ही वजूद रहेगा, और कल असम्बली के इजलास में बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ेह ये कहा कि मुल्क किसी एक का नहीं है बल्कि सबका है। अच्छा, नून लीग पीपल्स पार्टी का जो माजी है, इसकी तलखियाँ वो भी सबके सामने हैं, तो बिलावल साहब की बात पर तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लिया जाए? क्या फिर से कोई इख्तिलाफ या इख्तिलाफ राय पैदा हो रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज का तो वतीरा ही यही रहा है। ये 1997 की ये जो है दोहराया जा रहा है 1997, अगर आप देखें इन रिट्रोस्पेक्ट तो एग्जैक्टली वही दोहराई जा रही है। और उससे पहले अगर चले जाएं तो ज़ियाउल हक का मुझे वो फिक्रा याद आ रहा है कि कब्र एक है और
2 बंदे हैं और उसने भुट्टो साहब को, बाबा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कब्र में उतार दिया। तो राना सनाउल्लाह का भी वही है कि या ये रहेगा या हम रहेंगे। तो इसका मतलब है ही वांट्स टू गो फॉर अ किल। तो ये जो कितनी खौफनाक है ट्रेंड ये हमारी बॉडी पॉलिटिक्स में कि सियासत क्या इस नहज पर पहुंच गई है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो कुछ हो रहा है, बात तो इशू सिर्फ इतनी थी कि क्या आइन के पर अमलदारी करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाना आइन की मंतहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया तमाम मारूजात सुनने के बाद, ये तमाम एतराजात सुनने के बाद, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सारे सुनने के बाद जब फैसला दे दिया और फिर जो है उस पर अमलदारी करते हुए 30 अप्रैल की जो है तारीख सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की मशावरत से पंजाब के इलेक्शन की तय पा गई और शेड्यूल भी दे दिया गया और कागजात नामजदगी भी लेने शुरू हो गए। तो उसके बाद क्या 8 अक्टूबर पे जा सकती थी, इशू ये था। और अब सारा लगा दिया है जी 4-3 है, 2-3 है, 5-7 है, पता नहीं क्या क्या मजाक बनाना शुरू कर दिया है। और चीफ जस्टिस के अख्तियारात फ्लिप करने और फिर आपस में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वही हमारे ऐवानों में जो सियासी ऐवान है उनमें भी यही कुछ हो रहा है। तो एक इदारा था जो बचा हुआ था कम से कम, उसको भी जो है मुस्लिम लीग नून ने अपनी भेंट, अपने जो है इना और इक़्तिदार के हवस की भेंट चढ़ा दी है। और मोहतरम दावर साहब से एक अमेंडमेंट पेश करवा दी गई है जिनको मेरे ख्याल में वो समझ नहीं होगी कि ये इसमें लिखा भी क्या हुआ है। और ये सिर्फ मोहतरम अच्छा लतीफ खोसा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही, उसी अमेंडमेंट पे ज़रा बात करना चाहूँगी जो मोहसिन दावड़ साहब का आपने हवाला दिया है, ये जो तरमीम उन्होंने पेश की हैं इस अमेंडमेंट के हवाले से कि जितनी मुझे समझ आई है, आप बेहतर कानून को समझते हैं, ज़रा समझाइएगा आइनी पहलू, उसका कानूनी पहलू कि उसके मुताबिक तो अगर किसी ने पहले भी अपील का हक इस्तेमाल किया, रिव्यू का लफ्ज़ अगर मैं यूज़ करूँ तो आप अग्री करेंगे, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब का केस है सीधा सीधा, जहांगीर तरीन की भी एग्जाम्पल मैं सामने रखती हूँ, तो वो यानी उसको दोबारा रिव्यू में जा सकते हैं, यानी जो सुमोटो का जो इख्तियार, अपील का इख्तियार जो वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं या रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो नए सिरे से उनको रिव्यू का इख्तियार दिया जाएगा, वो हक दिया जाएगा। पहले तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट का जो 2023 है, ये पहले तो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है, क्योंकि आइन ही को तरमीम करने से आप ये एहदाफ हासिल कर सकते थे। अगरचे ये कोई तरमीम बुरी नहीं है, हम शुरू से बुकला कहते रहे कि जब सुओ मोटो लेते हैं और जिसका बेतहाशा इस्तेमाल मोहतरम इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में भी ये होता रहा शाहाना तरीके से, और साकिब निसार साहब ने भी इसका बेदरीग इस्तेमाल किया, बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और हम कहते थे कि अगर ये करना है तो फिर कम से कम एक राइट ऑफ अपील तो होना चाहिए। और फिर शरीयत कोर्ट ने भी कहा कि राइट ऑफ अपील जो है कि बिना कोई कानून नहीं बन सकता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसको राइट ऑफ अपील अगर आपने रखना है तो आपको आइन तरमीम करना पड़ेगी, जहां आर्टिकल 184(3) में सुओ मोटो अदालत सुप्रीम कोर्ट लेती है, वहाँ एक शिक उसको इजाफी करके आर्टिकल 184(4) रखा जा सकता था कि अपील का हक भी उसमें दिया जाना जो है वो आईनी के जरिए किया जा सकता था। फिर दूसरी बात ये है कि जब 18वीं तरमीम आई तो उसके बाद आर्टिकल 70 में जो लेजिस्लेटिव पावर्स असेंबली की हैं, वो अगर आप शेड्यूल 1 देखें 70 सब आर्टिकल 4 का शेड्यूल 1 जो दिया हुआ है, उसमें माने कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कोई कानून साजी नहीं कर सकती है। खोसा साहब एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही, ज़रा समझाइएगा। अगर ये ठीक है, ये मतलब आप तो कह रहे हैं कि ये आईनी ही नहीं है ना, ये जो कानून की बात हो रही है, मुझे बताइएगा कि अगर मोहसिन दावड़ की उस अमेंडमेंट की बात की जाए या इसकी इस तनाजुर में बात की जाए, तो क्या जो ये फ्यूचर के लिए इम्प्लीमेंटेड होगा या माजी के केसेस के लिए भी होगा? नहीं जी नहीं, ये भी तो यही तो देखें ना, मुस्लिम लीग नवाज का फिर एक डिसेप्शन देखें कि उन्होंने अपने बिल में नहीं इस चिक को रखा, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब से एक तरमीम कर दी जो उन्होंने बखुशी बगैर कमेटी को रेफर किए खुद ही मंजूर कर ली, वहाँ खड़े होकर वजीर कानून ने, और उसमें ये कहा गया कि जो साबका 184(3) यानी सुओ मोटो जो अख्तियारात इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किए हैं, उनकी एक दफा 1 टाइम
एक दफा अपील का हक दिया जाए विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर उसकी अपील का हक जो है वो करके उन्होंने लार्जर बेंच के सपोर्ट कर दिया। यानी मोहतरम नवाज शरीफ साहब और इनको जो है दूध का धुला हुआ जो है करार दिलवाने के लिए ये अपील का हक रखा गया है। हालांकि उनकी नजरसानी की दरखास्तें भी खारिज हो चुकी थी और पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन पे ये हो नहीं सकता था। और लेकिन वैसे तो सारा बिल ही गैर आईनी है और आर्टिकल 8 की जद में ये वॉइड है, वॉइड का लफ्ज लिखा हुआ है। एनीथिंग व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द फंडामेंटल राइट्स वुड बी वॉइड। इसलिए ये तो कानून साजी पार्लियामान भी ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती है। बाहर का बादशाहत है इस वक्त। ठीक है, पार्लियामान ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती, ऐसा आपका कहना लतीफ़ खोसा साहब। ठीक है खोसा साहब, आपकी इजाज़त से हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। हैदर वहीद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, अब लतीफ़ खोसा साहब को भी सुन रहे होंगे। तो हैदर वहीद साहब, आपको ये पूरा मामला क्या समझ आ रहा है? कानूनी पहलू जिसका है, आइनी ज़रा समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में कि माजी की जो केसेस हैं ये उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेड हो सकता है या सिर्फ फ्यूचर के लिए होगा, ये पूरा प्लीज़ समझा दीजिएगा। नहीं, इसकी तो लैंग्वेज बहुत क्लियर है कि क्लियरली इंटेंशन यही है कि माजी में भी जो भी 184(3) में, डायरेक्ट पिटिशन में, सो मोटो में जो भी फैसले हुए हैं उसकी एक अपील जो है वो इस बिल के कमेंस होने के 30 दिन के अंदर तक फाइल हो सकेगी। तो जहाँ तक इस कानून का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को इंक्लूड करता है और नवाज शरीफ साहब इसके तहत अपील फाइल करने के मजाज होंगे और उनकी अपील में जो उनकी नाअहली का फैसला है वो ओवरटर्न हो सकेगा। जाहिर है कि ये उस सूरत में है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो चैलेंज फेस करेगा प्रॉबेबली ये बिल, और अगर ये जो है वो विथस्टैंड कर सके, क्योंकि ये जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब जो है वो मेरे सीनियर हैं, उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आइन में दर्ज है और उसके हुदूद भी आइन में दर्ज हैं, तो उसके हवाले से अपील भी क्या सिर्फ फिर आइनी तरमीम के जरिए से दी जा सकती है या महज कानून साजी के जरिए भी दी जा सकती है। अब जो हाई कोर्ट में इंट्रा अपील होती है, हालांकि वो आर्टिकल 199 के हवाले से भी दी गई है, तो वहां पे लेकिन कानून साजी के जरिए से हो रहा है। अब वो सही है या गलत है वो चीज ज़ेरे बहस आई नहीं है कभी, तो इस चीज पे फैसला जरूर होना है। लेकिन अगर हम आज के मामला देखें तो इस कानून के तहत नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल रिलीफ मिल सकती है, और बाकी भी जो सारी शिकें हैं जिसमें बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सो मोटो या आर्टिकल 184(3) की पिटिशंस में कॉग्निसेंस लेना या ना लेना है, और उसके हवाले से 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी तश्कील दी गई है बमुकाबला के सिर्फ चीफ जस्टिस के। तो ये भी एक खुशाइन बात है। रिव्यू के हवाले से भी कि वकील जो है वो आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं, ये भी खुशाइन है। अर्जेंट एप्लीकेशन जो है वो 14 दिन के अंदर लगेगी, ये भी खुशाइन है। तो वैसे इन सब्सटेंस तो ये जो सारी तरमीम है मेरे ख्याल से वो बहुत खुशाइन है, लेकिन इन जिन सर्कमस्टांसेस में हुई है आप के हवाले से एक सियासी राय रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना होगा कि सियासी राय जहाँ की होती है कि देखें PML नून तो अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है, तो फिर इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि आप डिसाइड करें कि भाई मैंने वोट नहीं देना ऐसी पार्टी को जो कानून साजी इस तरह से करती है, क्योंकि कानून साजी में बदनीयती बड़ी मुश्किल होती है दिखाना, और उसकी बुनियाद पे अमूमन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होते कवानीन। तो अगर आप समझते हैं कि PML नून या अपने सियासी मकासद के लिए बिल लेके आई है तो आप उसे वोट ना दें, लेकिन उसका लीगल चैलेंज जो है वो उससे अलहदा होगा। और अगर इसकी टाइमिंग सही गलत जो भी है, देर है दुरुस्त है, ये मामला ऐसे हैं कि लीगली उसका चैलेंज को अलग रखें और सियासी जो आपकी मुखालफत PML नून से उसको अलहदा रखें। अच्छा हैदर भाई साहब, पार्लियामान ही सबसे सुप्रीम है और पार्लियामान में ही आपकी कानून साजी होनी होती है, और हुकूमत की तरफ से बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही थी। बहरहाल टाइमिंग के हवाले से सवाल उठाया जा रहा है कि टाइमिंग या ये जो वक्त है ये क्या दुरुस्त था या नहीं था। तो अब जो लोग, आपको पता है कि एक डिवीज़न भी है, बहुत से लोग इसके ख़िलाफ़ भी हैं, अगर ये कोई वकला तहरीक शुरू हो जाती है या इस तरह के कोई मामला आप देखते हैं मुस्तकबिल करीब में? देखें, वकला में भी डिवीजन है। लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार, सुप्रीम कोर्ट बार कुछ एक तरफ, बिल्कुल अब तो बड़ी वाज़ेह है जी, और दूसरी तरफ जो बार काउंसिल्स हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, वो एक तरफ नज़र आते हैं। तो वहाँ भी एक डिवीजन है। अब आया कि ये मूवमेंट की शक्ल ले पाएगी, क्या उस तरह की लीडरशिप यहाँ मिलेगी? एतजाज़ साहब तो अब कुछ उम्र में जो है वो नहीं है जो उस वक्त है, तो क्या लतीफ़ खोसा साहब लीड करेंगे?
वो आप उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताते चलूँ कि इस वक्त हालात जो पोलराइजेशन के हैं अदलिया में भी, उससे अदलिया की साख और वकार को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ये जज हमारा है, ये जज तुम्हारा है, ये जनरल हमारा है, जनरल तुम्हारा है, ये चैनल हमारा है, चैनल तुम्हारा है, ये एंकर हमारा है, ये एंकर तुम्हारा है। अब ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इख्तिलाफ राय बहुत अच्छी चीज़ है, डिसेंट इवन अमंग्स जजेस अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो तजावज करके दुश्मनी की सूरत में नजर आने लगे तो उससे फिर इदारे कमजोर हो जाते हैं, खासकर वो इदारे जिनको मुनसिफाना नजर आना जरूरी है। जो अगर आज फुल कोर्ट बनता और यकसा होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आवाज आती हुक्म की सूरत में, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इलेक्शन रोकने की कुव्वतें हैं वो रोक पाती इलेक्शन पे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो उस तरह की कोई बात है यहाँ पे। और हमें थोड़ा सा स्टेप बैक लेके ये जो कशीदगी है इसको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा इससे। और देखें ना, अभी मैं तहरीक इंसाफ को तो यही मशवरा दूंगा कि आप देखें 2-3 महीने की बात है, आप अगर ठीक है केस तो चल रहा है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं। अगर आपको फिर एतराज होता है जिस तरह की आपको अभी केयर टेकर गवर्नमेंट मिली है या आपको टाइम पे इलेक्शन नहीं मिल रहा, आपके एतराज हक बजाने होंगे, लेकिन आपको ये एतराज दूर कराने का फिर एक सियासी तरीका भी तो है ना कि आप जाके किसी तरह से इस पर डील करें, हुकूमत से बात करें, कहीं और लोग भी इसमें बीच में पड़ें और ऐसा माहौल क्रिएट हो कि ठीक है अक्टूबर में ही इलेक्शन हो लेकिन इस्लाहात के साथ हों और ऐसे साफ शफाफ हों या हम उस तरफ बढ़ें कि जो एक्सेप्टेबल भी हो सकें। और उस सूरत में आई थिंक ये क्लेम पीटीआई को छोड़ देना चाहिए 30 अप्रैल का, अगर उन्हें ये मामला मिल जाते हैं, अगर तो उनकी बात या उनका हाथ भी पकड़ा जाता है इस हवाले से। ठीक है, हैदर वहीद साहब, लतीफ़ खोसा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में सियासी और आइनी बहरान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर्स के हवाले से की जाने वाली कानून साजी का मामला है और दूसरी जानिब पंजाब और KPK में इंतखाबात में इल्तवा का जो मामला है जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। एक तरफ चेयरमैन PTI इमरान खान पर केसेस की तलवार लटक रही है और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी उसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है। सियासी माहिरीन ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है, क्योंकि जो हिसाब किताब तहरीक इंसाफ ने सिस्टम से निकल कर किया था, जिस स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली के तहत इमरान खान अपने सियासी कार्ड्स खेल रहे थे, वो सब अब बेअसर नज़र आ रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से हुकूमत पर प्रेशर या दबाव बनाया जा सकेगा, इंतखाबात का क्या मुस्तकबिल है, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए असद कैसर साहब। असद कैसर साहब, जब से हुकूमत आई है मनमाने फैसले देखने में आ रहे हैं, मर्जी की कानून साजी तक की जा रही है, इस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही ये बताइएगा कि अगर आप सिस्टम में मौजूद होते, अपना किरदार बतौर अपोजिशन पार्लियामान में अदा करते, तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं था? खुला मैदान आप लोगों ने इनको दे दिया जिस पर अब तनकीद भी हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जब से आई है आप देख रहे हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। यानी माशी तौर पर तो बिल्कुल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। इकानमी जो है ना की हालत ये है, मार्केट में अशिया की कीमतों का कोई तायुन नहीं, आज एक है तो कल दूसरा है, और उसकी वजह से आवाम बदतरीन माशी बदहाली का शिकार है और बेरोजगारी बढ़ रही है, बेयकीनी बढ़ रही है। तो ये जितनी भी हुकूमत, ये मतलब जितनी भी कानून साजी करे, जितने अपनी रिलीफ लेके आए, पब्लिक में इसका स्पेस ख़त्म होता जा रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये इनकी सियासत का सबसे बदतरीन टाइम है कि उन्होंने ऐसे वक्त में हुकूमत ली, हमें जो हमारे खिलाफ उन्होंने एक साजिश के तौर पर हमें निकाला। हालांकि मैंडेट आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था और इस वक्त शहबाज शरीफ है, लेकिन जो अल्लाह ने करम किया था कि उनके लिए जो हुकूमत है वो बालिजान बन गई। यानी गवर्नेंस की नहीं है, इकॉनमी नहीं है, कोई इनके साथ प्लान नहीं है, कोई तवक्को नहीं है कि कोई बेहतर ला सके। तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है अगर हम सिस्टम में अंदर हैं या बाहर है। मतलब हम जो आवाज़ उठा रहे हैं खुद अपनी कारकर्दगी और करतूतों की वजह से दिन ब दिन बदनाम होते जा रहे हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है और आइंदा सियासत में उसकी स्पेस ख़त्म होती जा रही है।
तो हमारे लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। हाँ, हम एक स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं और हम ये आवाम को यकीन दहानी करना चाहते हैं कि हम अपने स्ट्रगल से पीछे नहीं हटेंगे, न हम दबाव में आएंगे, न किसी परेशानी के मुब्तला होंगे। ये जितने केसेस बनाए, जितनी गिरफ्तारियां करे, जो कुछ ये कर सकते हैं करे, हम इंशाल्लाह अपना आइन और कानून के अंदर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो बहरहाल ये आप जो बात कर रहे हैं कि असेंबली में हमने डिसीजन किया है, कोर्ट में हमारे केसेस चल रहे हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वापस आएंगे, वहाँ भी उसको टफ टाइम देंगे। लेकिन इस वक्त इनकी जो अपनी हालत है और जिस तरह गवर्नेंस चला रहे हैं और जिस तरह इन्होंने भी अदालत के ऊपर हमला किया, यानी ये जो अभी उन्होंने किया है, ये तो उन्होंने डायरेक्ट अदालत के ऊपर एक हमला किया है। और मुस्लिम लीग का ये वतीरा रहा है कि हमेशा अदालतों के ऊपर उनके हमले रहे हैं, अदालतों को ब्लैकमेल करना, अदालतों के अंदर जो है ना, जो शहबाज शरीफ ने, आपको याद है, जो कोयटा बेंच के साथ उसकी टेलीफोन वो भी सामने आई थी। तो इनका वतीरा रहा है और ये हर सूरत में चाहते हैं कि इक़्तिदार में मुल्क डूब जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसको इक़्तिदार में होना चाहिए। अच्छा असद कैसे साहब, ये जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र बार बार किया जा रहा था, अब आपको लग रहा है कि उसकी राह या रास्ता जो है हमवार हो रहा है? नवाज शरीफ साहब को नई कानून साजी के बाद अपील का हक मिल जाएगा और इमरान खान साहब भी इस बात का इशारा दिया करते थे। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस हवाले से, कैसे चैलेंज करेंगे इस मामले को? देखिए, हम भरपूर कानूनी जंग तो लड़ेंगे और इनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ आ जाएगा और इसको कोई रिस्क्यू कर लेगा, तो ये इसकी कमी है। इन्होंने जो गन पे लाया है और उनकी वजह से जो इसकी बेटी कुछ कर रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी 10 नवाज शरीफ भी आ जाए तो इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। बहरहाल ये अभी लोगों को तो समझ आ गई ना कि ये कानून साजी, ये अदलिया रिफॉर्म नहीं कर रही है, अदलिया पर हमला कर रहे हैं। और ये अदलिया रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने केसेस को बचाने के लिए और अपनी लीडरशिप के लिए रास्ता निकालने के लिए कर रहे हैं। ये बुरी तरह एक्सपोज आ गए, पब्लिक में इसकी कोई से नहीं रही है। बहरहाल इनका यह ख्याल है कि नवाज शरीफ आ जाएगा, उसको रिलीफ मिलेगी, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला इनको बदतरीन शिकस्त देंगे, ये ऐलान करे, इलेक्शन करवाएं, तो उनको पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी पानी का हो जाएगा। अच्छा सदके साहब, अगर तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस की बात की जाए तो ज़्यादा ऑप्शंस इस वक्त नज़र नहीं आ रही हैं। इमरान खान साहब पर केसेस, नाअहली की तलवार भी लटक रही और आपके जो रहनुमा हैं उनको भी मुख्तलिफ नौयत के केसेस का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत से सियासी माहिरीन की अब ये राय है कि शायद तहरीक इंसाफ की सियासत बंदगली की जानिब जा रही है। नहीं, देखिए, आपको पता है कि पूरी स्टेटस को हमारे खिलाफ जो है ना इस वक्त स्टेटस को और एंटी स्टेटस को का जंग है। ये एक हम जो अभी जद्दोजहद के निज़ाम को चेंज करने की कर रहे हैं, ये पूरा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मौका देगा इस दफ़ा हमें, तो हम पूरा रिफॉर्म लेके आएंगे। यानी हम ये जो स्टेटस को की पॉलिटिक्स है, ये जो चंद लोगों तक जो हुकूमत की मुराद जाते हैं, ये जो इस वक्त आप मुझे बताएं ना कि इस वक्त सिर्फ एक कमिश्नर और DIG और जो सेक्रेटरीज और DC और डिप्टी कमिश्नर और खासकर SP और जो खासकर जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके घर जो बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं, आप तस्वर से बाहर है। और फिर ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस और ये गवर्नर हाउसेज और ये इतने, यानी ये मुल्क की हालत ये है कि ये इतना एक्सपेंसिव हुक्मरान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें भी अभी बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लाने होंगे। यानी मैं समझता हूँ कि जितने भी इदारे हैं जो खसारे में, हमें इसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। यानी समझता हूँ कि उसके ऊपर काफी डिबेट होनी चाहिए। अभी आइंदा हुकूमत जो है ना एक गैर मामूली इक़दामात का तकाजा करता है। अगर हम गैर मामूली इक़दामात नहीं करेंगे तो हमारी भी मुश्किलात पड़ेंगी। ये हुकूमत कोई पूरा का सेट नहीं होगा। इसमें हम जितने अब मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, ये जो भी होगी, उसको अपने अखराजात भी कट करने होंगे, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको भी जो है ना कट डाउन करना पड़ेगा, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी जो खर्चे है वो भी कट डाउन करना पड़ेगी। और सबसे अहम जो हमारे पास रेलवे की जमीनें हैं, PIA है, स्टील मिल है, वो इदारे जो कि बीमार है, उसके ऊपर जो है ना कोई बड़े इक़दाम करने पड़ेंगे। अच्छा असद कैसे साहब, ये आपकी जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो ऑपोजिशन थी, जी नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा कि बनगरी कोई नहीं होती। हम हाँ, कभी मुश्किल आती है, कहीं
नहीं, बहुत से सियासी माहिरीन का ऐसा कहना है, बहुत से लोग जी वो हो जाती। लेकिन देखो, इसमें आपने स्ट्रगल जारी रखनी होती है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस मुल्क से निकल बिल्कुल जी और पॉलिटिक्स लेवल पे ले जाएंगे, इस लेवल पे हम अपने लोगों को पूरी रिलीफ दे सके इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा असद कैसर साहब, ये जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो अपोजिशन थी उसको इसी तरह की सूरत हाल का सामना था जो आपको इस वक्त है, क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान साहब तब कहते होते थे कि कभी मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा, लेकिन अब वो अपने खिताबात में एक बार नहीं बल्कि मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि जी पहले इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे फिर बात होगी। तो क्या इमरान खान साहब कौम से माफ़ी मांगेंगे और ये किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे, ये भी ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं शायद उसकी मैं क्या कह सकता हूँ, शायद उसकी ज़हनी हालत जो है ना इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं, क्योंकि जब वो तकरीर कर में कोई रिदम नहीं होता उसकी तकरीर जो है ना, अब देख ले तो उसकी तकरीर जिस तरह उनकी तकरीर जिस तरह जो है ना उसके अंदर कोई आर्डर नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती और पता नहीं किस वक्त क्या कहा, वो समझ से बाहर आता रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जो है ना समझ बोर्ड की तौफीक दे जब वो बात करे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ और मैं ये कहूँगा कि हम इस मुल्क के खातिर जो इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है, इस वक्त अदालतों में जो सिचुएशन है, मुल्क जो है ना बहुत ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है। एक तो मुल्क के अंदर जो है ना गवर्नेंस की इशूज़ भी है, इकोनॉमिक इशूज़ भी हैं और अभी अदालत में भी एक बहरान है। तो हमें एक जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होती हुई हमें जो बात करें वो बहुत कैलकुलेटेड हो। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने बात की। ठीक है। अच्छा ऐसा कैसे सब, ये आपने बड़ी बात की कि बात जो भी करें सोच समझ के करें, कैलकुलेटेड बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था जी वज़ीर दाखिला साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। इसके बाद काफ़ी तनकीद का उनको निशाना बनाया गया, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने कहा जी ये इस मुल्क को इस नहज तक ले आए हैं कि एक ही का वजूद रह सकता है, या हमारा या इनका। तो ये क्या समझ आ रहा है आपको उस बात से? देखो, मुझे पता है इनकी क्या हैसियत है, ये तो किसी और के जोर से बोल रहे हैं ना, इनकी तो अपनी कोई हैसियत नहीं है। जहाँ से ये बोलते हैं बहुत अफसोस है। और यानी एक वज़ीर दाखिला अगर इस किस्म की बात करता है तो डायरेक्ट कत्ल की धमकियाँ हैं। ये नहीं सिर्फ इमरान खान को नहीं, उसकी पूरी लीडरशिप को धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुम सबको ख़त्म करूँगा। तो ये होते कौन है? देखिए, खुदा न खास्ता ये अगर कोई इसने हरकत की तो मुल्क पे तो अनारकी फैल जाएगी। हम तो इस किस्म की गैर जिम्मेदार बात नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अगर इनका यह ख्याल है कि हम इनकी गीदड़ बक्कियों से डरेंगे तो इसकी फहमी है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम जिस तरह लब लहजा इस्तेमाल करते हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, न हमें इसकी कोई खौफ होगा। हम अपनी जद्दोजहद मजीद तेज करेंगे। और ये स्टेटस को अब इनको असल में इनको पता चल गया है कि अभी इनकी सियासत खत्म हो गई है। और पंजाब में और जीटी रोड के ऊपर जो इनके पॉलिटिक्स थी, जो इस वक्त किसी वक्त जो है ना मुस्लिम लीग नून का तोती बोलता था जीटी रोड पे, आप यकीन रखें कि इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। बल्कि मैं सीट की बात नहीं करता, इनको इंशाल्लाह कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। उनको अंदाजा है, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है और सर्वे में पंजाब में पीटीआई 80% और केपीके में 87%, यानी इनके तो एक सीट की गुंजाइश भी नहीं है। तो ये इलेक्शन से ऐसे डरते हैं जैसे चूहा जो है बिल्ली से डरता है। इनको इलेक्शन कहो तो उसको डरावने ख्वाब आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कहूँगा ये जो है ना आगे बढ़ेगा। ये इस मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, न किसी इंतकामी कार्रवाई करेंगे। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए कानून जो है ना अपना, अगर किसी ने कानून को तोड़ा है, किसी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उसके खिलाफ कानून काम करेगा। किसी के खिलाफ कानून इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा असद कैसर साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब के बयान
की बात हो रही थी तो उनको बिलावल साहब ने आईना दिखाया है, और आपने सुना होगा बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने जब कहा कि जी ये जो मुल्क है ये किसी एक का नहीं है, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा बल्कि सबका है। तो उस गुफ्तगू से बहुत से लोग अंदाज़े लगा रहे हैं, क्योंकि माजी अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का काफ़ी तलखियाँ रही हैं, किस किस तरह के बयानात आते रहे एक दूसरे के बारे में। तो लगता है आपको कि मुस्तक़बिल करीब में ये जो ताल्लुकात हैं, ये इख्तिलाफ राय इतना बढ़ सकता है कि इनके रास्ते, इनकी राहें बिल्कुल जुदा हो जाएं? देखो अभी तो इनको इमरान खान के खौफ है ना, बिलावल तो खुद प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, और थोड़ा मैं और ये जो खौफ है, सॉरी मैं भी बात काट रही हूँ, कह रहे इमरान खान का खौफ है, इमरान खान का खौफ इनकी राहें जुदा नहीं होने देगा, ये एक पेज पे रहेंगे जब तक खान साहब का खौफ रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं? थोड़ा एक महीना आगे थोड़ा देखें तो एक महीने में इंशाल्लाह ये एक दूसरे की गिरबान पकड़ेंगे। अभी इनका ख्याल है कि पहले इमरान खान से निपटे, जो बात नहीं है, और अभी आगे जाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन अभी उन्होंने जो फैसला किया है कि पीडीएमसी प्लेटफॉर्म से नहीं होगा और ये अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, तो हमारे लिए तो अच्छा है। लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ कि सारे इकट्ठे इलेक्शन लड़े ताकि एक साथ ही जो है ना इससे जान छुट जाए। इंशाअल्लाह ताला अब आवाम में बेदारी आ चुकी, आवाम जो है ना स्टेटस को के खिलाफ निकल पड़े हैं। आवाम ये महंगे पॉलिटिशियन अभी बर्दाश्त नहीं करते, इनकी सियासत जो है ना की, और ये करप्ट भी है और महंगी भी है। और अभी एक जो इस वक्त मीडिया और खासकर सोशल मीडिया का जो किरदार है, तो ये अभी इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अभी बिलावल साहब जाए यूरोप में कोई अपने लिए जगह ढूंढे, और जिस तरह मियां बरादरान ने इंग्लैंड में अपनी ले ली हुई है, तो अभी पाकिस्तान में इनकी सियासत के लिए गुंजाइश खत्म हो जा रही है, क्योंकि आवाम के अंदर बेदारी आ चुकी है। ठीक है रियासत कैसे साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।